है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो BA, BCom या BSc कर रहे हैं, उनके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स में EVS के यूनिट नंबर 3 का पार्ट 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 3 है आपकी तीसरी यूनिट का तीसरा पार्ट 3 में इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखी है, तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के उस वीडियो को समझिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको उन दोनों ही वीडियो में बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्यों ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है और कितने तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं। साथ ही साथ हमने संसाधन को बहुत ही अच्छे से समझा है, प्राकृतिक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे ये शब्द आया, इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पर डिटेल में समझा है और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को भी हमने वहाँ डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस होगा और यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ फैक्ट को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आप हम फ्री स्टडी का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप देर ना करते हुए सबसे पहले जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पोल, EVS और इंग्लिश इन सब के लेकर के हर एक तरीके के जो है रिटर्न फॉर्म में PDF जो है प्रोवाइड करते हैं नोट्स के विदाउट ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, खुद इसको रिटर्न फॉर्म में लिख सको, पढ़ भी सको। हालांकि अगर आप वीडियो भी 1 से 2 बार देखते हो तो एब्सोल्युटली वो आपको समझ आ जाएगा, बट अगर आप रिटर्न फॉर्म में नोट्स चाहिए आपको, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, फटाफट जा कर के वहाँ से इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो आप। तो देर ना करते हुए अभी के अभी इस ग्रुप को जाइए और आप ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप वहाँ पे हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं वहाँ पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सारे ही डाउट को हम वहाँ पर क्लियर ज़रूर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आप अपनी इस वीडियो को। तो बच्चों देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इसमें पहले वाली वीडियो में हमने जो है वन को लेकर के पढ़ा था, नहीं वनों के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ औषधियों के बारे में पढ़ा था, क्यों ये ज़रूरी है, कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। वनों के बारे में पढ़ा, औषधियों के बारे में पढ़ा, वन उत्खनन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ मृदा यानी मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि मिट्टी ज़रूरी क्यों होती है, कैसे इसका अपरदन होता है, कैसे इसका निम्नीकरण होता है। ये सब चीज़ें हमने वहाँ विस्तार से देखी है। अगर वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये सब चीज़ें साथ के साथ क्लियर हो रही होगी, है ना। अगर वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले स्टूडेंट जा कर के देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप एक बार भी उसको देखते हो तो शब्दें जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफाइन की गई है, एक्सप्लेन की गई है, आप आराम से समझ जाओगे। पर फिर भी अगर नहीं समझते हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। तो उस वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं इसको। खनन एवं बांध निर्माण का पर्यावरण, वनों, जैव विविधता तथा जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। खनन एवं बांध निर्माण का, जो खनन होता है, जो हम खुदाई करते हैं, और जो बांध यानी जो हम डैम बनाते हैं, उनका इन्वायरमेंट पर, बायोडाइवर्सिटी पर और जितने भी स्पीसीज है, जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो खुदाई होती है और जो डैम बनते हैं, यानी बांध निर्माण और खनन का पर्यावरण के साथ साथ जैव और जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और आखिरकार इसका आंसर किस तरीके से दिया जाना चाहिए। देखिए, नदियों पर लगातार खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। नदियों पर लगातार खनन होता है तो उससे उसका तंत्र प्रभावित होता है, तथा इससे नदियों का खाद्य श्रृंखला भी नष्ट होती है। नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है, सही बात है। रेत की खनन में इस्तेमाल होने वाले पंप के कारण नदी की जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ता है। जब हम मिट्टी यानी रेत की खुदाई करते हैं तो रेत की खुदाई हम किसके द्वारा करते हैं, पंप के द्वारा। अब जब वो पंप इस्तेमाल में लिया जाता है तो नदी की जो जैव विविधता है वो उस जो है खतरे में आ जाती है, उस पर इस चीज़ का बुरा असर पड़ता है।
रेत बनाने से भूकटाव होता है, बिल्कुल भूकटाव का मतलब है भूमि कटनी। रेत बनाएंगे हम, भूमि कटेगी, जिससे भूस्खलन जैसी आपदा में वृद्धि होती है, यानी कि भूस्खलन की संकट आता है। जल प्रदूषण बढ़ जाता है क्योंकि प्राकृतिक चक्र में पानी को शुद्ध करने के लिए रेत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदी पर बांध बनाना विकास कार्य है, नदी पर बांध बनाना विकास कार्य है, लेकिन इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बांध बनाकर नदी के जल को एक जलाशय में इकट्ठा करके उससे बिजली बनाई जाती है और नहरें बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इसके कुछ नुकसान भी है। बांध के निर्माण से एक तालाब बन जाता है। जब भी हम डैम बनाते, देखा होगा आपने, जब भी हम डैम बनाते हैं, यानी कि जो बांध बनता है, बांध क्या है, जैसे ये है पानी का बहाव, मान लो यहाँ पर नदी है, इसके बीच में हमें डैम बनाना है, एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा, ठीक, यानी कि बांध बनाया जाएगा। पानी उतने ही फोर्स के साथ इसके ऊपर आएगा और नीचे गिरेगा। यहाँ पर होता है आपका टर्मिनल, ये जिस तरीके से घूमेगा यानी बिजली बनेगी, जितनी स्पीड में ये घूमेगा उतनी ही स्पीड में उतनी ही ऊर्जा के साथ बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये जो पानी यहाँ से फ्लो होकर के ऊपर की तरफ जाता है और टर्मिनेट को घुमा करके नीचे आता है। तो ये जो पानी जिस तरीके से आता है, यहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा होगा, कुछ इस जगह पे पानी इकट्ठा होगा। तो क्या है, ये जब पानी इकट्ठा होगा तो वो अपने आप में क्या बना देता है, एक तालाब बना देता है, जो कि एक तालाब बना देगा, जिसके पीछे से आने वाला बालू तालाब में जमा हो जाता है। कारणवश इसके आगे जो नदी का प्रवाह है वो प्रभावित होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला, बहाव बंद होने से पानी की ताजगी खत्म होती है और पानी क्या होता है, सड़ने लगता है। बिल्कुल देखा होगा, अगर कई टाइम से एक ही जगह पर पानी इकट्ठा रहेगा तो उसमें अपने आप ही जो है पानी जो है पानी जो है गंदा हो जाता है, सड़ने लगता है, पानी स्मेल सी आ जाती है और साथ ही साथ उसमें जो है कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब भी पैदा हो जाते हैं। टकराव का दायरा बढ़ने से आसपास के वन क्षेत्र डूबने लगते हैं, जिससे चारा आदि जो प्राप्त होता है उसका नुकसान होता है। तालाब के प्रदूषित पानी से मछलियां भी प्रभावित होती है। बिल्कुल, कई मछलियों की प्रजातियां भी समाप्त होने लगी हैं। बांधों द्वारा सुरंग बनाने के क्रम में पहाड़ियों में ब्लास्टिक हो जाता है, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं जो है सामने आ जाती है। भूस्खलन मतलब मिट्टी का कटाव। वनों की लगातार कटाई से आदिवासी व जनजातीय समूह को लगातार पलायन करना पड़ा है। यानी कि देखो कितनी सारी समस्याएं हैं जो जैव विविधता, पर्यावरण, सबको जो है प्रभावित करती है खनन और बांध निर्माण से। तो आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आप लोगों का जल संसाधन, वाटर सोर्सेज। जल संसाधन, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जल संसाधन का उपयोग, भूमिगत एवं धरातलीय जल के बारे में पढ़ेंगे, बाढ़ पढ़ेंगे, सूखा और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 इन सभी 4-5 पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही आम शब्दों में लिखा है यहाँ पे, जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ जल पाया जाता है। और पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, जिसके अंतर्गत महासागर, सागर, जिले, नदियाँ, ग्लेशियर इत्यादि ये सब शामिल है। यानी कि इन सबसे मिल करके पृथ्वी पर 71% जल जो है, 71% भाग पर जल जो है विद्यमान है। परंतु महासागरों का जल मनुष्य के उपयोग में लाने योग्य नहीं। महासागर यानी कि समुद्र का जो जल है बहुत ही खारा है, और वो इतना खारा है कि मनुष्य उसको पी नहीं सकता, हम नहीं पी सकते उसको, क्योंकि इस जल में नमक की मात्रा प्रचुर होती है। कारणवश इसके जल मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखो जल संसाधन के स्रोत क्या है, 2 स्रोत हैं, धरातलीय जल और भूमिगत जल। यानी कि वह जल जो धरातल पे पाए जाते हैं और वह जल जो भूमि से निकाले जाते हैं, जैसे कुआं हो गया आपका, जो सिवर्सल वाला पानी होता है हैंडपंप का, वो। धरातलीय जल क्या हो गए, जैसे नदियाँ, झीलें, जलाशय, तालाब, नहर इत्यादि, ये सब क्या है, धरातल जलीय है ना, जो धरती के तल पर पड़ जाते हैं, वह सब क्या है, धरातलीय जल। नदियाँ, झीलें, जलाशय, तालाब, ये सब। भूमिगत जल क्या होते हैं, मैदानी भागों में पाई जाने वाली नदियाँ सिंचाई व पेयजल के लिए उपयोग में पाई जाती है, उसे ही भूमिगत जल कहते हैं। देश का लगभग 50% से ज़्यादा जल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इन नदियों का विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा सकती है।
कुछ क्षेत्र में भौम जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कुछ क्षेत्रों में इसकी कमी भी होती है। अब देखिए, जल संसाधन जो है पृथ्वी पर उपलब्ध तो है, जल पृथ्वी पर उपलब्ध तो है, लेकिन मनुष्य के उपभोग के लायक नहीं है। मनुष्य उसको यूज़ नहीं कर सकता। मनुष्य पृथ्वी पर कितने 71% अगर जल है तो वो महासागर हो गए, सागर हो गए, इन सब से मिल करके जो है जल पाया जाता है। लेकिन महासागरों में जल ऐसा जल है जो मनुष्य उसको नहीं पी सकते, यानी बहुत ही खारे टाइप का जल है वो। ठीक, तो मनुष्य के उपभोग के लिए बहुत ही कम प्रतिशत जल बचता है, और साथ ही साथ हम जिस तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी विकट संख्या है। तो भूमिगत एवं धरातलीय जल संसाधन का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ये अब हम देखेंगे। तो कुएं एवं नलकूप से सिंचाई के लिए अधिक जल निकालने के कारण गर्मी के मौसम में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे आ जाता है। देखा होगा आपने कई बार, जब सर्दी होती है ना, सर्दी के टाइम पर और गर्मी के कंपैरिजन, जो आपके सीवर सेवल होगा आपका, जो धरती से पानी निकालता है, गर्मियों के टाइम पे उसका जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। सिंपल से एग्जांपल के साथ बताया मैंने, जो सबमर्सिबल होता है, सबमर्सिबल का जो पानी का लेवल है वो गर्मी के समय डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंचाई और नलकूप से जितनी भी गर्मी होती है उनके कारण उसका जो है जल का तल जो है वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण पेयजल की उपलब्धता में समस्या उत्पन्न होती है। जल मैदानी भागों में समानता बड़ी आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है, यानी कि जो मैदानी भाग है वहाँ सामान्यतः आसानी से जल उपलब्ध हो तो जाता है, लेकिन जल के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जल का अंधाधुंध दोहन एक विकट समस्या के रूप में है। अब देखिए, WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होता है, यानी कि पूरे विश्व में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, इससे पहले कितने वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं? 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपने पोल साइंस या हिस्ट्री पढ़ी है तो पता होगा आपको, है ना। तो WHO ने अनुमान लगाया है कि अगर विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उसके पीछे एकमात्र कारण क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? जल। भारत में गंगोत्री ग्लेशियर अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे हट चुका है, यानी कि जैसे सपोज करिए ये ग्लेशियर है, ठीक, इतनी तेज ऊष्मा और रोशनी आती है कि ग्लेशियर जो है ना अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे हट चुका है। ये देखो कि पानी की कमी जो है कितनी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिसमें अगले 20-30 सालों में खत्म हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले 20-30 सालों में हमारी भावी पीढ़ी तक आते आते ये खत्म हो जाएगी। इससे भारत, चीन व नेपाल सहित 7 नदियों का अस्तित्व संकट में आ सकता है, यानी कि जो ग्लेशियर है उससे भारत, चीन और नेपाल के साथ जो आपके 7 नदियां हैं, जिसे 7 बहनें भी कहा जाता है, उसका अस्तित्व जो है संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकना आवश्यक है। तो अत्यधिक दोहन के कारण कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो रही है। जो मनुष्य के उपभोग के लिए तो ज़रूरी है जल, लेकिन उसका जिस तरीके से वह इस्तेमाल कर रहा है वह गलत है। तो हमें इस पर रोकना चाहिए और अपनी प्राकृतिक दौलत को बचानी चाहिए ना। अब हम पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है? बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें आसपास का क्षेत्र जो है जलमग्न, यानी कि जल से भर जाता है, जिसमें घर मवेशी सब जो है डूब जाते हैं। जल का स्तर बढ़ता है, आबादी व कृषि भूमि बढ़ जाती है, साथ ही उनकी जो श्रेणी है वो भी प्रभावित होती है। अब बाढ़ युक्त ज़्यादातर राज्य कौन कौन सा, हम ये देखते हैं। जैसे आपको यूपी हो गया, बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सब क्या है? ये वह राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा बाढ़ को लेकर के प्रभावित होते हैं। राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यही देश आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूखा क्या है? तो सूखा एक ऐसी स्थिति है, क्या है? ये एक स्थिति है, ठीक। तो सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहाँ जब तक लंबे समय तक कम वर्षा हो या अत्यधिक वाष्पीकरण हो और जलाशय तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल ही ना हो, यानी कि भूमि पर जल ना हो, वाष्पीकरण उसका ज़्यादा हो और वर्षा बहुत ही कम हो, तो उस समय पर क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। भारत में या फिर भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 19% व कुल जनसंख्या का 12% भाग लगभग प्रत्येक सूखे वर्ष की चपेट में ही रहता है
अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर और दो देशों के मध्य जल को लेकर के विवाद उत्पन्न होते हैं कैसे? जब या फिर जो नदी दो या दो से अधिक देशों से होकर प्रभावित होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। दो या दो से अधिक, जब कोई नदी दो देशों से होकर के प्रभावित हो रही है तो वो क्या होगी? वो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाएगी। इस पर विभिन्न देशों का अधिकार होता है। बिल्कुल। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी झेलम, सतलुज, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि है। ये नदियाँ क्या है? ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय। ठीक, भारत के अधिकांश नदियाँ दो राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होती है? दो देशों से होकर गुजरती है, और अंतर्राज्यीय दो राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है। सिंचाई हेतु इस नदी के जल बंटवारे हेतु दोनों राज्यों के मध्य क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। अब देखिए कुछ विवाद है यहाँ पर, वो आपको दिख रहे होंगे। देखिए यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी जल विवाद जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के मध्य चला था। कृष्णा नदी जल विवाद जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चला था। कावेरी नदी जल विवाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चला था। और सतलुज नदी जल विवाद जो हरियाणा और पंजाब के मध्य चले थे। तो ये कुछ विवाद थे जो दो राज्यों के मध्य चले जल को लेकर के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आप लोगों का ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी सोर्सेज, वह संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सिंपल चीज़ ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऊर्जा संसाधन को कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे परंपरागत प्रयोग के आधार पर कैसे होता है, उत्पत्ति के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता, इनके आधार पर जो है ऊर्जा संसाधन को बांटा गया है। तो ये था आप लोगों का पार्ट सेकंड। बहुत ही जल्दी यूनिट थर्ड का ये था आप लोगों का पार्ट थर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पार्ट थर्ड, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे से डिटेल में समझा। बहुत ही जल्द हमारा पार्ट 4 आने वाला है, जो इस चैप्टर की एंडिंग होगी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करवाएंगे। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है।